राधे राधे सभी को। आज हम शुरू करेंगे हमारे नीट के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। अगर हम बात करें कि इसके मार्क्स कितने होते हैं तो 3 क्वेश्चन इससे 3 या 3 से ज़्यादा क्वेश्चन इससे आएंगे। काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है और मैं आपको इंश्योर कराती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप ऑल द 3 क्वेश्चंस या ऑल द क्वेश्चंस जो भी आपके पूछे जाएंगे आप वो कर लेंगे। सिर्फ एक ही रूल है हमारी क्लास का कि आपको अपना अप्रोच सही रखना है, और अप्रोच सही का मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे ही आपको एक क्वेश्चन दिखेगा तो आपको उसको पहले खुद से सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन देखने से पहले। बस इतना छोटा सा रूल है हमारी क्लास का। इसके बाद मैं आपको इंश्योर कराती हूँ आपके किसी भी टेस्ट में या फिर आपके किसी भी मॉक टेस्ट जो भी आप दोगे PYQs देख लेना, उसके बाद आपका फाइनल जो एग्जाम्स है उसमें आपके अच्छे मार्क्स ही आएंगे। ठीक है, जो भी रेलेवेंट है वो सारे मॉक टेस्ट, क्योंकि इरेलीवेंट मॉक टेस्ट भी सब लोग डाल देते हैं बहुत सारे, ये दिखाने के लिए कि बच्चों का डिमोरलाइज हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा इक्विलिब्रियम ना होता क्या है। ठीक है, और एक बात और बता दूं, मैं ना बहुत ज़्यादा बेसिक से नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि यार अब ऑफकोर्स सी बात है कि एग्ज़ाम बहुत पास है, तो हम बस क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो हम बस क्वेश्चन सॉल्विंग वाले पार्ट पे ध्यान देंगे। ऑल्सो जो बच्चे बहुत सारे मॉड्यूल्स को, बहुत सारी वेबसाइट्स को फॉलो किए हुए हैं गाइज, बस एक ही बात है मेरी, जब पेपर आना है NCERT से, क्योंकि NTA जो है वो हमेशा NCERT को ही बेस मानता है, तो अगर आपका 99% पेपर अगर आपका NCERT से आ रहा है तो आपको वो 1% का टेंशन नहीं लेना है कि क्या होगा अगर 1% बाहर से आ जाए, या बाहर से आएगा देख लेंगे। अभी हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, और अगर आप कर्म अच्छे से करेंगे है ना, तो कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। इक्विलिब्रियम, देखो इक्विलिब्रियम की 3 टर्म्स आपको NCERT के पहले पेज पे ही मिलेंगी। एक आएगा आपका इक्विलिब्रियम स्टेट, दूसरा आएगा इक्विलिब्रियम मिक्सचर, और तीसरा आता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो एक्चुअल में ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है, बिल्कुल छोटा छोटा समझेंगे। जब क्या हो जाए, देखो इक्विलिब्रियम एक्चुअल में होता क्या है, इस पहले तो ध्यान से यही समझ लो। देखो जैसे कि जो भी रिएक्शन है वो क्या हो, रिवर्सिबल हो एक तरीके से। ठीक है, रिवर्सिबल होना बहुत जरूरी। रिवर्सिबल का क्या मतलब होता है, देखो साइन तो होता है हमारा, ये हम देखते हैं दिस वन इज द साइन ऑफ रिवर्सिबल। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है या फिर कंबशन रिएक्शन होती है, जैसे मान लो कि आपने कोई चीज़ जला दी, ठीक है, आपने कोई कागज़ जला दिया, ठीक है, तो क्या वो रिवर्सिबल हो सकती है? नहीं। क्या आप उस ऐश को लेके दोबारा से कागज़ बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। ठीक है, या फिर मैंने क्या बोला था, प्रेसिपिटेट, जैसे कि हमने दूध को दही में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, दही में प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है ना, तो प्रेसिपिटेट जब बन गए तो अब क्या तुम दोबारा से, मतलब पनीर से क्या तुम दूध बना सकते हो, या दही से तुम दूध बना सकते हो? नहीं। तो दीज आर द इरिवर्सिबल एंड दिस इज द रिवर्सिबल सिंबल। अब हम आ जाता है इक्विलिब्रियम पे, रिएक्शन भी, भाई इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है। तो एक्चुअल में क्या हो, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने लीव कर रहे हो उतने ही वापस आ जाए। दोबारा से सुनना, ना मैं यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रही हूँ, ना मैं यहाँ रेट की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ कि जितने, जैसे कि मान लो हम लिक्विड और गैस का देखने वाले हैं, तुमने क्या किया, एक कंटेनर को गैस पे रखा पानी का, ठीक है, पानी गर्म करने के लिए, और उसको ढक दिया है। ठीक है, तो अब जितना हमारे पास क्या होगा कि भाई लिक्विड जो है वेपर में भी बनेंगे, और वेपर जो है वो क्या होते हैं, जैसे तुम प्लेट हटाते हो है ना, तो एकदम उस पर भी चिपके चिपके दिखते हैं ना कंटेनर, मतलब प्लेट के ऊपर जो, अगर हम, आप मान लो चाय बना रहे हो या फिर आप मान लो पानी गर्म कर रहे हो, तो आप अगर उसको ढक कर करोगे तो जो प्लेट है उसको जब देखोगे तो उस पर पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट से चिपके होंगे। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, वेपर्स भी किसमें ठंडे हो गए, जैसे प्लेट से टकराए, प्लेट तो ठंडी थी, तो क्या हुआ, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुए, और वाटर वेपर तो ऑफकोर्स गर्म करने से क्या जा रहा है, वेपर में जा ही रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक रिएक्शन देख रहे हैं, उसमें क्या है कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लीव कर रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर रिटर्न करने लग जाएं, रिटर्न बैक होने लग जाएं, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट, कि भाई ये इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है। ठीक है, अब देखो अब क्या है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या है। मिक्सचर क्या है, देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो ही होते हैं। रिएक्टेंट क्या होता है, जो तुमने देखो ऐसे हम रिएक्शन लिखते हैं ना, कोई भी, R gives rise to P, R gives rise to P है ना, रिएक्टेंट gives rise to प्रोडक्ट। तो अब क्या है, जो ये मिक्सचर हुआ है ना, जैसे हमने इक्विलिब्रियम स्टेट में लिया था कि भाई रिएक्टेंट्स जो, मतलब ये मान लो कि चाय बनने के लिए हमने क्या क्या लिया, वो रिएक्टेंट्स हो गए, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हमारी चाय बन रही है। ठीक है ना, इस तरीके से हमने पहले क्या लिया था, सादा पानी लिया था रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट क्या मिला हमें, उसके वेपर्स मिले। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, मिक्सचर में है। ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट में जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट होते हैं हमारे, है ना, एक तो हम सिंबल ही इस तरीके से दिखाएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि भाई इस मिक्सचर को हम एज इट इज बोल देंगे इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब देखो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे कि अब इसको समझना एक बार छोटे से एग्जांपल से ही, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। अब सबसे पहली बात तो हम इसमें किसकी बात करने वाले हैं, रेट की। ठीक है, तो
रेट क्या रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। देखना क्या है रेट, क्या है कॉन्सेंट्रेशन, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पर अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे कि है क्या। देखो भाई, सबसे पहली बात ये है कि डायनामिक क्या होता है। मान लो आपने क्या किया, एक गिलास पानी लिया और उसमें तुमने चीनी घोलना शुरू करा। तुमने 1 चम्मच घोली, तुमने 2 चम्मच घोली, तुमने तीसरी चम्मच घोली, वो सब घुल रही है। अब सोच के देखो, तुम उसने चौथी चम्मच, 5वीं चम्मच घोल रहे हो, तो क्या होगा, तुम्हें लगेगा कि जो चीनी है ना वो नीचे मतलब प्रेसिपिटेट से चीनी के बचने लगे, वो पूरी नहीं घुली। ठीक है मैम, वो तो 2 चम्मच चीनी के बाद ही नहीं होता। ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पे ले रहे हो। तुमने क्या लिया, 2 चम्मच चीनी के बाद जब तुम तीसरी घोलने लगे ना, तो वो घुल नहीं रही है। अब क्या हो रहा है कि वो चीनी के जो छोटे छोटे दाने हैं ना, वो नीचे नीचे बैठने लगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब तुम बोलोगे कि यार ये तो ना घुलनी बंद हो गई। ठीक है, पर अब ये बात आ जाती है कि क्या वो सच में घुलनी बंद हो गई, तो नहीं, वो सच में घुलनी बंद नहीं हुई है। एक्चुअल में क्या हुआ है कि जितने चीनी के दाने पानी में घुल रहे हैं ना, उतने ही चीनी के दाने वापस से प्रेसिपिटेट आउट हो रहे हैं। बस इतनी सी बात है। दिस इज नोन एज द डायनामिक इक्विलिब्रियम। कि क्या मतलब है कि जितना रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, उतना ही जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो रहा है। दिस इज नोन एज द डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड दैट्स इट। अब देखना, अब क्या है, ऐसी स्टेट है ना, 2 चम्मच चीनी घोलने के बाद एक ऐसी स्टेट आ जाएगी जहां पे, जिसके बाद आफ्टर विच नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तुम्हें लगेगा कि पानी को जितना मीठा होना था वो हो चुका है, अब और नहीं घुल रहा, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज हो रहा है, उतना ही कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का बढ़ रहा है। ठीक है, तो बैलेंस हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि रेट क्या रह रहा है हमारे पास, रेट कांस्टेंट हो रहा है। अब देखो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ छुपे हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन हमसे पूछे भी जाते हैं। तो क्या है कि भाई बात यह है कि कॉन्सेंट्रेशन तो देखो रहे हो तुम, नंबर ऑफ मतलब चेंज हो रही है ना, नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ओके आफ्टर विच नो कॉन्सेंट्रेशन, ओके क्या हो कॉन्सेंट्रेशन जिसमें चेंज ही ना हो। ये वाली बात है कि भाई रिएक्टेंट की जितनी है हमें लग रहा है कि नहीं हो रही, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, जितने रिएक्टेंट बन रहे हैं, मतलब जितने रिएक्टेंट टूट रहे हैं, उतने ही प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको ना एक ग्राफ से समझेंगे। आई होप आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गई हो। यही था आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब जैसे कि मैंने, हाँ एक चीज़ और बतानी थी मुझे, चलो वो इसी ग्राफ से बताएंगे। अब मैंने ना यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बना रखा है। ठीक है, तो एक्चुअल में भाई हम कैसे बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम आ गया, किस में पता चलेगा इक्विलिब्रियम नहीं आया। मान लो आपको ये तीनों ग्राफ दे रखे हैं, चौथा ग्राफ और दे रखा और पूछा भाई कौन कौन सा इक्विलिब्रियम का ग्राफ है। तो अब देखना, सबसे पहली बात है, इसमें क्या हो रहा है मेरे पास, ये मान लो रिएक्टेंट मान लो ए है, ये क्या है हमारे पास बी है। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये बात है कि भाई मेरे को ना इक्विलिब्रियम में लेके आना है। तो क्या हो जाए, जिसमें क्या हो, देखो ये तो हमारा रिएक्टेंट को शो करता है और ये हमारा, एक सेकेंड उल्टा लिख दिया मैंने। मुझे कैसे पता कि मैंने उल्टा लिख दिया, क्योंकि यार रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट हमेशा इंक्रीज करेगा। लाइट चली गई है, रिएक्टेंट हमेशा इंक्रीज, मतलब रिएक्टेंट हमेशा कम होएगा। क्योंकि देखो अगर तुमने क्या किया, चीनी को पानी में घोला, तो ऑफकोर्स ही बात है कि अगर मैं पूछूं कि भाई 1 किलो चीनी थी, ठीक है ना, तो उसमें से तुम मतलब तुम्हारे पास 5 चम्मच चीनी थी, तो उसमें से तुमने 2 चम्मच चीनी डाल दी है ना, तो 2 चम्मच चीनी तो कम हो गई, समझ रहे हो ना। तो रिएक्टेंट हमेशा रिएक्ट करता है, मतलब प्रोडक्ट में बनाता है ना, तो रिएक्टेंट हमेशा कम होता है, मतलब डिक्रीज होता रहता है, और प्रोडक्ट हमेशा इंक्रीज होता रहता है। इतना क्लियर है। अब देखो, अब सिर्फ इतनी सी बात है कि भाई इक्विलिब्रियम इसमें पॉइंट लाएं कैसे, तो रिवर्सिबल का सिंबल, इक्विलिब्रियम कैसे लाएं। जैसे अब देखो इसमें क्या हुआ है, रिएक्टेंट जो है मान लो पहले 10 था और प्रोडक्ट क्या था 0। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 10 में से मान लो 3 माइनस हो गया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना बनेगा 3। ठीक है ना, नॉर्मल हम काइनेटिक्स में मतलब ये हम पूरा रिएक्शन यही वाली देखते आए कि भाई अगर मेरे पास ये है ना, और अगर मैं लिख रही हूँ कि भाई ये a है, ये 0 है, ये क्या है a माइनस एक्स है, और ये वाली x, मतलब रिएक्टेंट अगर x मतलब डिक्रीज हुआ है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, x बनेगा। जिन लोगों को कन्फ्यूज़न है कि ये कैसे आया, मैंने केमिकल काइनेटिक्स के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं और आपके PYQs भी डाले हुए हैं। आप केमिकल काइनेटिक्स के चेक करोगे तो आपको ये रिएक्शन और अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखो, अब मतलब कि क्या है कि जितना रिएक्टेंट रिएक्ट हुआ है उतना ही प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म होगा। अब देखो कैसे करेंगे, तो मतलब इसमें क्या हुआ, कितने बच गए, मतलब रिएक्टेंट अब फाइनल क्या, देखो इसको हम बोलते हैं A0, इसको हम बोलते हैं AT, मतलब रिएक्टेंट स्टार्टिंग में कितना था इनिशियली, और ये क्या है फाइनली, मतलब एट टाइम t, इनिशियल एंड यहाँ पे एट टाइम t। तो एट टाइम t के बाद बताओ रिएक्टेंट कितने बच गए 7, और प्रोडक्ट कितने रह गए, मतलब प्रोडक्ट कितने बन गए 3।
तो देखो प्रोडक्ट बने हैं, तो प्रोडक्ट बने हैं हमारे पास 3, ठीक है। रिएक्टेंट जो है वो मेरे पास कितने हो गए, 7, मतलब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट से तो ज़्यादा हुआ, ठीक है ना। लेकिन प्रोडक्ट जो है मतलब वो भी थोड़ा थोड़ा फॉर्म हुआ है, तो वही हो गया 7:3 वाला अगर रेशियो देखें तो ये हुआ। लेकिन अब देखो, अब मैं कैसे कह सकती हूँ कि इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इस पॉइंट पे आने के बाद, ठीक है, मैंने ये बोल दिया कि भाई इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। पहले तीनों का लिखते हैं, उसके बाद हमें थोड़ा ज़्यादा समझ आ जाएगा। देखो इसमें क्या है, इसका ग्राफ हमारे पास ना इस तरीके से मीट कर रहा है। मतलब क्या है, अगर पहले रिएक्टेंट क्या था, 10 था, ठीक है, और B 0 था, क्योंकि प्रोडक्ट तो पहले बने ही नहीं होते, तो अब क्या हो जाएगा 10 - 5, और यहाँ पे कितना बनेगा 5, तो ये भी कितना बच गया 5, ये भी कितना बच गया 5, ठीक है। ये t = 0 पे, ये टाइम = t पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, A इक्विलिब्रियम विद B, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये 10 था, ये 0 था, इसे मान लो कि 7 रिएक्ट करिए, मतलब ये 7 तो बन गया, यहाँ पे कितना बच गया 3 बच गया। मतलब क्या है कि रिएक्टेंट आपके क्या हुए, कम, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें मैं सबका लिखूँ, तो ये जो ऊपर वाला है रिएक्टेंट शो करता है, ये वाला प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा बन रहे हैं, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो गया रिएक्टेंट, ये इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो गया आपके पास प्रोडक्ट, ठीक है। सब में सेम है, समझ आ गया। अब देखो अब क्या है, मैं चेक करती हूँ आपको सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पूरा बोर्ड दिखना चाहिए ना, बहुत बार इधर उधर दिखता नहीं है। हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो, अब आपको समझ आया। अब ना बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम ना यही होगा, ये दोनों तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात, मैंने कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट कर रखा है, किसका, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, और ये तीनों ही ग्राफ जो है वो इक्विलिब्रियम के ग्राफ हैं। बस फ़र्क क्या है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट इसमें यहाँ पे आ गया, इसमें 5 जिसमें इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है तब आ गया। इसमें क्या है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो गया, लेकिन प्रोडक्ट का बहुत थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, उससे तब आ गया। इक्विलिब्रियम पॉइंट किसी भी पॉइंट पे आ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि जितना डिसॉल्व हो रहा है उतना ही वो वापस आए, है ना। तो ये वाला हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट देखा था। अब देखो, अब तुम्हें समझ आया ये बात कि तीनों ही इक्विलिब्रियम के ग्राफ हैं, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। लेकिन अब एक छोटा सा स्पाइस आ जाएगा, अगर मैं इस कॉन्सेंट्रेशन की जगह मैं रेट वर्सेस टाइम कर दूं, ठीक है, क्या कर दूं मैं, रेट वर्सेस टाइम। देखो यार, अब क्या है, रेट की बात करते हैं, ठीक है। रेट मेरे पास क्या हो जाएगा, अब मैं अगर इन तीनों में ही रेट बदल दूं और अब मैं पूछूं कि इनमें बताओ कि भाई इक्विलिब्रियम वाला ग्राफ कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। अभी आई थिंक आपने ये इतना बना लिया होगा, मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से क्लियर कर लेती हूँ ताकि मैं रेट का बना पाऊँ। तो मैंने इसी में बना दिया ताकि आप दोनों को ना रिलेट कर पाओ। देखो अब मिसकॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि बच्चे ना कॉन्सेंट्रेशन टाइम तो ठीक है समझ के, और अब पेपर में ना रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे के पूछ लेंगे कि इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा सही है, तो बच्चे इन दोनों को ठीक लगा के आएंगे। ऑप्शन भी वे भी महान में बोथ ए एंड बी दे देंगे, या ये तीनों में रेट कन्वर्ट करो तो दे देंगे बोथ ए बी एंड सी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। और आप लोग हाँ भाई हाँ दीदी ने बताया तो हम ये कर लेते। तो यार मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यार देखो रेट क्या है, रेट देखो ना, मैं हमेशा ना बहुत कंफ्यूज रहती थी कि यार रेट क्या होता है, रेट क्या होता है। तो मैंने पता कैसे याद किया, रेट का मतलब ना स्पीड होता है। क्या होता है, स्पीड, ठीक है ना। तो रेट जब भी आए ना, तो क्योंकि यार मेरा दिमाग ना रेट समझ ही नहीं पाता था कि भाई रेट क्या, तो अभी मैंने मतलब जैसे रेट कांस्टेंट जब के आता है ना केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो उसको भी मैं ना स्पीड समझ लेती हूँ, ठीक है। तो अब तुम्हें समझ आ गया कि भाई ठीक है स्पीड। तो अब देखो यार कॉन्सेंट्रेशन तो ठीक है, हो सकता है कि भाई 3-7 पे आए, हो सकता है 5-5 पे आए, हो सकता है मतलब 7-3 पे आया, फिर 3-7 पे आया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। पर अब क्या है, रेट जो होता है, रेट क्या हो जाता है हमारे पास कांस्टेंट। मतलब क्या कि जितने स्पीड से, जितने रेट का मतलब क्या समझना आज के बाद आपको, जहाँ पर भी आपको रेट बोल लें उसको आपको समझ लेना है स्पीड, कि जितनी स्पीड से रिएक्टेंट बनेगा उतनी ही स्पीड से, मतलब जितनी स्पीड से रिएक्टेंट टूटेगा उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट बनेगा। ये जो स्पीड है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन ये समझ लेना, लिख लो बेशक से, कि जितना स्पीड से बनेगा उतना ही स्पीड से वो ब्रेक होएगा। तो दिस स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट, और ये रेट है,
ये रेट है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। तो इन दोनों ग्राफ्स में से ये गलत ग्राफ है, इसको अपनी नोटबुक पे बना के कट करो अभी और इस पे लगाओ करेक्ट। वाई? बिकॉज रेट इज जस्ट अ स्पीड, नथिंग एल्स। और स्पीड इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाती है? कांस्टेंट, कि जितनी स्पीड से वो बनेगा उतनी स्पीड से वो टूटेगा, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है? चलो ग्राफ की, अब इसके बाहर से आपको कोई क्वेश्चन दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है, मैंने करा दिया सॉल्व। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जब हम ग्राफ्स पढ़ ही रहे हैं ना, तो एक ये लास्ट जो मतलब एक ये एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो थोड़ा सा कैटलिस्ट प्रेजेंस होता है ना, इसका ग्राफ भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में है क्या इसमें, ये आपको ये बोलता है कि भाई कैटलिस्ट क्या करता है ना। वैसे हम पढ़ते आए हैं कि भाई कैटलिस्ट जो है वो पाथ को मतलब थोड़ा सा ऑल्टरेट कर देता है। तो देखो एकदम पढ़ते हैं कि ये पाथ को अल्टरनेट पाथवे दे देता है आपको कि भाई तू इससे मत जा, तो इससे जा। ठीक है ना, जैसे मान लो कि भाई आप किसी जगह पे, मान लो आप अपने स्कूल से घर या फिर मान लो आप अपने कॉलेज से घर जा रहे हो, है ना, तो आप मान लो कि आप एक दूसरे पाथ से जा रहे थे, तो आपका कोई दोस्त आपको बोले कि भाई चलो, दोस्त तो नहीं लेते, मान लो आपके पेरेंट्स आपको बताते कि भाई तू ना ये शॉर्टकट पाथवे है, ठीक है, तो इससे आएगा। ठीक है, आपके भाई ने बताया कि भाई ये शॉर्टकट है, इधर से आएगा। तो ये क्या बताता है कि भाई दूसरा पाथ बताता है। ठीक है, शॉर्टकट वाला पाथ। अब देखो शॉर्टकट पाथ में देखो क्या क्या होगा। एक्चुअल में क्या होता है, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना, तो ये क्या करेगा, जो ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है इसको क्या कर देगा, यहाँ पे इतनी थी ना ये, तो ये क्या कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि थ्रेशोल्ड, जैसे पहले आपको इतनी ज़्यादा थ्रेशोल्ड एनर्जी देनी पड़ रही थी, अब आपको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी और आप अपने घर पे आराम से पहुंच भी जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, अब इससे पहले हम थोड़ा सा और इस ग्राफ को एक्सप्लेन करें और आपकी कन्फ्यूजन थोड़ी सी और बढ़ जाए, उससे पहले मैं आपकी कन्फ्यूजन सॉल्व कर देती हूँ। देखो ये रिएक्शन है, बहुत बेसिक रिएक्शन, और ये हम देखते आए हैं पता नहीं कब से। ठीक है, अब देखो, अब मान लो कि ये के फॉरवर्ड है, ये मान लो कि के बैकवर्ड है, और मैं इन दोनों को ओवरऑल बोलती हूँ के इक्विलिब्रियम में है रिएक्शन। ठीक है, ये जो के इक्विलिब्रियम है मैंने कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया है, ये मैंने स्मॉल के से, और ये बैकवर्ड भी हमने स्मॉल के से। अब देखो अगर मुझे इसका रेट लिखना है, तो देखो यार रेट होता क्या है, रेट होता है इक्विलिब्रियम का रेट लिख रहे हैं, इक्विलिब्रियम में है ना रिएक्शन, तो अब मैं क्या लिखूंगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या होता है बेसिकली, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट क्या होता है, रेट होता है। या फिर के के टर्म्स में हम काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि हम के फॉरवर्ड बाय में के बैकवर्ड देखते हैं। अब कुछ बच्चों को तो हिंदी में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, तो यार ये चीज़ ना बिल्कुल 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 क्लियर रखो कि जब तुम्हें रेट लिखना है कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, तो आप लिखोगे प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट। ठीक है, लेकिन अगर आप कांस्टेंट के टर्म में लिखोगे ना, तब आप के फॉरवर्ड या फिर मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट के टर्म्स में लिखोगे, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, फॉरवर्ड बाय में बैकवर्ड। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल इतना क्लियर है। अब देखो प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट में ना रेज़ टू द पावर द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो ये आगे वाले होते हैं ना, ये क्या होता है आपके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। स्टोइचियोमेट्री जो होती है इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो आप ये मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में पढ़ के आए हो। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप वीडियोस पे रेफर कर सकते हो। चलो अब अगर मैं देखूँगी इसका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो सिंपल सी बात है कि भाई प्रोडक्ट है हमारे पास कैपिटल सी और कैपिटल डी। ठीक है, और रिएक्टेंट कितने हैं हमारे पास, रिएक्टेंट हम पे इधर से याद चले गया मेरा, ए और बी। ठीक है ना, अब रेज़ टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका स्टोइचियोमेट्रिक है सी, इसका स्टोइचियोमेट्रिक है डी, इसका है ए, इसका है बी। इतना बहुत बहुत बेसिक है ना, इतना हम सब पढ़ते ही आए हैं। अब देखो आप क्या कह रहे हैं, इंक्रीज रेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन मैंने दे रखी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब सॉरी इक्विलिब्रियम का नहीं, कैटलिस्ट की प्रेजेंस दे रखी है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो देखो अब क्या है कि जब कैटलिस्ट होएगा ना, तो रेट जो है इंक्रीज रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट, कि भाई फॉरवर्ड का बढ़ रहा है तो बैकवर्ड। अब देखो रिएक्टेंट थे मेरे पास इधर, प्रोडक्ट थे मेरे पास इधर, क्या चेंज हुए हैं, नहीं। ब्लू लाइन जो है वो कैटलिस्ट का प्रेजेंस दिखा रहा है, तो भी क्या हुआ है, रिएक्टेंट भी उधर ही है, प्रोडक्ट भी यही है, उधर ही है, कॉन्सेंट्रेशन उनकी बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, एनर्जी उनकी बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। अब देखो रिएक्टेंट का जितना है, प्रोडक्ट का जितना है, उनके बीच का देखेंगे तो डेल्टा एच है। अब देखो डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच होता है, ठीक है, H2 माइनस H1, मान लो इसका H2 इसका H1 है, तो क्या आ जाएगा, H2 माइनस का H1 ना, तो इसका क्या है H2, इसका मान लो कि इसका तो कम है, समझ रहे हो ना, इसकी एनर्जी तो कम है, तो मान लो इसकी 2 है,
इस वाले की ज़्यादा है, मान लो इसकी 10 है, तो कितना आ जाएगा -8। तो कितनी आई डेल्टा एच नेगेटिव। तो यही बता रखा है नेवर चेंज डेल्टा एच। और डेल्टा एच देखो, एक तो इसमें तुम्हें पता चल गया, जैसे पूछ लेते हैं कि भाई एंथैल्पी बताओ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में भी हम पढ़ते हैं। तो अब क्या है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है ये हमारे पास नेगेटिव रहेगी। अब क्या है, नेवर चेंज डेल्टा एच, ठीक है। तो ये कभी भी कैटलिस्ट आने से डेल्टा एच नहीं बदलेगा, क्योंकि रिएक्टेंट जहाँ था वो भी उधर ही है और प्रोडक्ट जहाँ था वो भी उधर ही है। सिर्फ चेंज हुआ है तो क्या, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा पाथवे चेंज हुआ है, ठीक है। नेवर चेंज के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम क्या होता था, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी यही है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी यही है। जब चेंज ही नहीं हुआ तो कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और क्या है, इंक्रीज रेट ऑफ फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड का भी बढ़ा रहा है और बैकवर्ड का भी, क्यों, क्योंकि इसने थ्रेशोल्ड कम कर दी, ठीक है। तो फॉरवर्ड के लिए आपको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, बैकवर्ड के लिए आपको कम नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले आपको फॉरवर्ड के लिए ज़्यादा ऊपर जाना पड़ रहा था, बैकवर्ड के लिए भी आपको ज़्यादा नीचे जाना पड़ रहा था। दैट्स इट। कोई क्लियर है। अब देखो, अब जो ये फॉर्मूला है ना भैया, इसको हल्के में मत ले लेना तुम कहीं से भी। अगर तुम्हें ये याद है ना, मतलब ये ना बेस है हमारे इक्विलिब्रियम का ना, ये बेस है। और सच बताऊं, ऑलमोस्ट हर एक जो तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना, ऑलमोस्ट में ये यूज़ होगा। मैम इतना सिंपल फॉर्मूला, बिल्कुल यही इतना सिंपल फॉर्मूला। अब देखते हैं, मेरा स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट होने वाला है, चेक कर लेते हैं। चलो अभी तो समय है। तो पहला प्रश्न हम अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पल का करते हैं, जो है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये जी देखिए, तो गाइस हमारी क्लास की जो अप्रोच है उसको याद रखते हुए पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे कि पहले हम सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, ये हमारा खुद से वादा है, ठीक है। वो गीता पे हाथ रख के कसम वाला वादा कर लो खुद से, ठीक है। क्या है, द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन वर ऑब्टेन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3। सबसे पहली बात, आपको रिएक्शन बनानी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हम प्रोडक्ट साइड लिखेंगे, कौन सा हम रिएक्टेंट साइड लिखेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का मतलब ये है कि बनेगा यहाँ पे NH3, इतना क्लियर है। अब उसके बाद क्या है, फ्रॉम N2 एंड H2 बन किससे रहा है, N2 प्लस H2। जो बच्चे सोचते हैं भाई हमें तो इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, भाई ये ना सिंपल इंग्लिश है। और अगर तुम्हें नहीं पढ़नी आती है तो भी कोई बात नहीं, हम क्लास में जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना, वैसे वैसे आपको इंग्लिश पढ़नी भी आ जाएगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ऐसे होता है कि भाई हमें फ्रॉम या फिर टू या फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मतलब नहीं समझ आता, तो अभी आ जाएगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना, बस दिमाग खुला रखना। एट इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन, ठीक है। तो इन्होंने टेम्परेचर दे दिया। अब क्या है, N2 H2 और NH3 का तीनों का कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने दे रखा है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। बहुत महानुभव बच्चे, बहुत बढ़िया अच्छे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे सीधा कि हाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। मैम ने बताया था कि इक्विलिब्रियम होता है, ये होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो भैया हम कर देते हैं क्या, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है NH3 और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में हमारे पास क्या आएगा, N2 की कॉन्सेंट्रेशन और H2 की कॉन्सेंट्रेशन। मैम सॉल्व कर दो, कॉन्सेंट्रेशन तो हमें दे रखी है। और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीटली रॉन्ग। वाई, क्योंकि क्या इंपॉर्टेंट है, बैलेंस करनी है। क्या करना है, बैलेंस द इक्वेशन फर्स्टली। जब आपने लिमिटिंग रीजन से क्वेश्चन किए होंगे मोल कॉन्सेप्ट में, तभी भी आपने ये बैलेंसिंग वाली चीज़ सुनी होगी। तो अगर आपको कोई भी काइनेटिक्स है, ये है, या फिर आपको इक्विलिब्रियम या फिर आपको मोल कॉन्सेप्ट कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको रिएक्शन बैलेंस करनी बहुत ज़रूरी है। जानबूझ के नहीं तो ये सीधा हेबर्स प्रोसेस भी दे देंगे, या जानबूझ के इन्होंने ये सीधा रिएक्शन भी तो दे सकते थे। क्यों नहीं दी गई, इसीलिए नहीं दी गई क्योंकि ये चाहते हैं आप गलतियाँ करो, ठीक है। फिर प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट देख के आप सीधा सीधा ना जो, कोई बच्चों को तो यही नहीं समझ आता, रिएक्टेंट ऊपर लिखे प्रोडक्ट ऊपर लिखे। मैंने क्या बोला था, पहला वाला जो फॉर्मूला है उसको रट लेना, वही वाला फॉर्मूला जो आएगा आपके पास काम आएगा। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन तो ठीक है 2 लगा देंगे, हो गया ना, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं। तो देखो अब कितना बच गया, 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 लगा दो, हो गया बैलेंस। अब फटाफट क्या हो जाएगा, स्टोइशियोमेट्री लगाओ। NH3 की स्टोइशियोमेट्री 2 है, हाइड्रोजन की स्टोइशियोमेट्री 3 है, ठीक है ना। तो अब बस हमें वैल्यू पुट करनी है। अब मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ ये बात क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि उनको कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत टफ लगता है। उन्हें लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस बिना कैलकुलेटर के मैं कैसे इतने कम टाइम 1 मिनट में मैं सॉल्व करूँगा। पर देखिए अभी मैं आपको कैलकुलेशन ही करनी बताऊँगी और ट्रस्ट मी आप वो कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिनका मैथ्स बहुत कमज़ोर है, जो सोचते हैं हम बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, हमें हाँ ये फिजिकल केमिस्ट्री में घुसा दिया। वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, ठीक है, 1.5 इंटू 10⁻²
और H2 का वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 3 × 10⁻⁻2 का क्यूब। अब बहुत ध्यान से समझना गाइस, क्योंकि ना वही है कि यार हर छोटे छोटे प्रश्न से जिससे आपको डर ना लगे ना, उससे इतनी बड़ी चीज़ सीख जाओ कि आपको बड़े बड़े क्वेश्चन से डर खत्म हो जाए। देखो इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे पहले ना जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उसमें हम सबसे पहले ना उसकी पावर को सॉल्व कर लो, ठीक है, ताकि हमें ये 10 की पावर से डर लगना बंद हो जाए। सबसे पहली बात, जो महानुभाव करेंगे कि भाई 2 मतलब 2⁻², तो मतलब ठीक है 2 × 2 = 4 हो गया, इसका कर दोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 कि भाई मैम 2 का क्यूब तो 8 होता है, ठीक है। तो यार मैथ्स है वैसे तो ये, पर अगर 10 की पावर 2 की पावर 3 है तो पावर की अगर पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 3 दूनी यहाँ पे 6 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 मत करना कृपया करके। जिनको हिंदी, वैसे तो कोई हिंदी इंग्लिश क्या ही यार, इतना तो सबको समझ आता है। अब देखो पावर सॉल्व करेंगे, 10 टू दी पावर ऊपर हो जाएगा -4, ठीक है। यहाँ पे क्या है 10 टू दी पावर -2, तो मैंने ऊपर जाके प्लस में लिख लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 की पावर 6। नीचे से भी कर सकते हो यार, तुम्हारी मर्जी है वो, तो मैंने बस थोड़ा ईज के लिए। तो 6 और 2 8, 8 में से 4 गए 4, तो सब कुछ कट जाएगा, सिर्फ पावर कितनी बचेगी मेरे पास 10 की पावर 4। क्लियर है, क्योंकि बेस सेम था तो मैंने पावर को सिंपली क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -4 +2 -6, सॉरी +6, क्योंकि ये दोनों माइनस में नीचे है ना, तो ऊपर जाके प्लस हो जाएंगे सिंपल। तो कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके, 6 और 2 8, -4 = +4। जिसको नहीं समझ आया था उसके लिए और बेटर बता दिया। अब देखो पावर वाला चीज़ तो गया, टेंशन ही खत्म। अब इसका क्या करें यार, तुम्हें ना थोड़ा सा मैथ्स अगर तुमने 9th-10th में अच्छे से पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि भाई हमें ना स्क्वायर और क्यूब याद करवाते हैं, ठीक है, मुझे याद है। तो अभी देखो उसका यूज़ करना पड़ेगा। पर जिन बच्चों को नहीं भी आता यार, क्योंकि देखो इतना सिंपल थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अब तुम्हारा नीट है ये, है ना। तो मुझे पता है कि भाई 12 144 होता है। कितना होता है 144। मैम पॉइंट कैसे लगा दिया, पॉइंट ऐसे लगा दिया कि भाई तुम सीधा लिखो 12 144, 144 तो पॉइंट है, तो पॉइंट का भी तो स्क्वायर होएगा ना यार। जिन बच्चों को कन्फ्यूजन होता है वो क्या करो, इसको 10 लिख लो पॉइंट में, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, तो 100 का पॉइंट लगा लेना यहाँ पे। पर मेरे हिसाब से तुम्हें इतना बड़ा करने की कोई ज़रूरत है नहीं, तुम सीधा क्या करना, पॉइंट है ना, जैसे पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या होगा 1.2 × 1.2 ही तो हुआ होगा ना, तभी ना हुआ 12 144। तो देखो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो आंसर निकाल के जब 2 पॉइंट है तो हमें 2 पॉइंट के बाद पॉइंट लगा देना, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो 15 का तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 1.5 ही है सीधा। 3 × 9 = 27, ठीक है। मैम अभी तो आप कह रहे थे कि भाई पावर का पावर होता है तो ऐसे नहीं कर सकते, तो अब 3 × 9 लिखो, है ना। जब आप 2 × 3 = 6 लिख रहे हो तो 3 × 3 = 9 लिखो। मेरे प्रिय बच्चों, मैंने तुम्हें दोबारा से बताती हूँ कि पावर की पावर इज़ 10 की पावर 6, लेकिन अगर यहाँ पे दे रखा है 3 की पावर क्यूब, इसकी कोई पावर की पावर थोड़ी ना दे रखी है, ठीक है ना। तो पावर की पावर को मतलब दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये पावर नहीं है, ये तो अपने आप में ही क्या है, ये डिनोमिनेटर दे रखा है अपने आप में। तो इसी वजह से क्या है 3 × 3 = हम यहाँ पे मतलब 3 × 3 नहीं करेंगे, इसको वैसे सॉल्व करेंगे। 3 का क्यूब 3 × 3 × 3 करके 3 × 3 = 27। इतना क्लियर है। अब देखो जिनको थोड़ा बहुत ठीक है पता है, दिख रहा है कि भाई ठीक है हम इनको आपस में थोड़ा बहुत काट सकते हैं, 1/27 को हम सॉल्व कर सकते हैं, बट स्टिल जिनको लगता है कि भाई नहीं, और जिनको 12 12 और 15 15 करने में भी दिक्कत थी, एक सेकंड 15 15 तो करना ही नहीं था, ठीक है, वो क्या करना, देखो इसको राउंड ऑफ करो तो कितना बच जाएगा 1, इसको राउंड ऑफ करो तो कितना बच जाएगा 1, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि नहीं मैम इसका तो 2 भी हो सकता था। हाँ यार देखो थोड़ा बहुत तो तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम इसको राउंड ऑफ करके कर रहे हो, ठीक है। पर ये जो रिस्क है ना, पहले ना ऑप्शन देख लेना कि भाई अगर तुम्हें ना बहुत दूर दूर के ऑप्शंस दे रखे हैं तब इसको आराम से राउंड ऑफ कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें थोड़े पास पास के ऑप्शन दे रखे हैं तो फिर तुम्हें 12 12 144 वाला मेथड करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखना अब क्या होगा। अब सोच कर देखो कि तुम राउंड ऑफ भी नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो गया, एग्जाम में तुम परेशान हो गए हो। सबसे पहली बात तो क्या करोगे, देखो 15 को 27 से मल्टीप्लाई करने का मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलूँगी, मैं तो काटने का ही बोलूँगी, 1/27 कर लेना। अब जिनको लगता है कि मुझे 27 का तो टेबल ही नहीं आता, मैं कैसे करूँ, तो देखो यार 1/27, ठीक है ना। तुम्हें 27 का टेबल नहीं आता, लेकिन तुम्हें 2 का टेबल अच्छे से आता है ना। कहाँ लिखूँ मैं इसको जो तुम्हें अच्छे से दिखाई दे, यहाँ लिखा फिर तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे। कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं। देखो अब ये बताओ, तुम्हें 2 का टेबल आता है ना, तो बताओ कि 2 को मैंने 1 से मतलब 0.2 पंजे 10 लगा सकते, क्योंकि देखो 1 10 तो मैंने लगाना है, मतलब 1 0 तो लगाना ही पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 2 5 = 10, ठीक है। तो 5 पे जाना चाहिए, तो 5 पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे 7 भी, तो मैं 4 पे लेके जाऊँगी। 27
गुना में 4, ठीक है, समझ रहे हो ना। 2 5 10 आता है, तो अराउंड 5 पे जाएगा। तो मतलब एक लेटर उससे, मतलब एक नंबर उससे कम वाले पे करके देख लो। 5 को 28 और 2 चला गया, 4 दूनी 8 9 10, ठीक है, 108 आया। अभी भी नहीं जा रहा है ना, अभी भी नहीं जा रहा है। इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 से करना पड़ेगा। 27 दिया, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 7 8, तो कितना आ जाएगा 81, ठीक है। अब ऊपर से ऑब्वियसली बात है कि भाई 10 से भी नहीं जाएगा, तो मैंने क्या करना पड़ेगा, एक जीरो और उतारनी पड़ेगी। और क्या कर दूंगी मैं यहाँ पे 81, कितने पे जाके 3 पे गया ना। तो देखो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है नहीं। चेक कर लेते हैं, कहीं पता चले वीडियो ही नहीं बन रही है। अच्छा जी, बन रही है। आज भगवान पूरा साथ दे रखा है हम सबका ना। चलो अब और भी दिख जाएगा क्लियर है। अब देखो क्लियर है इतना। तो अब मैंने क्या निकाला इसका, 0.03 मैंने आंसर निकाल लिया है। 0.03 इंटू में 10 की पावर 4 तो मेरे पास था। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, इस पर LPRS भी लगा सकते हो। जिनको नहीं पता LPRS क्या है, लेफ्ट प्लस राइट सब्ट्रैक्शन, मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा था। क्या है LPRS, कि लेफ्ट में जाते हैं तो प्लस करते हैं, राइट में जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो आपको कहाँ जाना है, लेफ्ट में जाना है, ठीक है, सॉरी राइट में जाना है, क्योंकि ये होता है ना, ये हमारा LHS होता है, ये हमारा RHS होता है, तो इसलिए मुझे राइट में जाना है पॉइंट को लेके। तो कितना आ जाएगा 1 2, दैट इज़ 3 इंटू 10 की पावर 4 तो था ही, लेकिन मैं क्योंकि राइट में गई हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, मतलब 10 की पावर -2। अब -2 क्यों किया, क्योंकि 2 पॉइंट पीछे गए, जितने पॉइंट पीछे जाओगे उतना ही माइनस करना है। जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा है प्लीज़ वो जाके मोल कॉन्सेप्ट वाला LPRS का वीडियो ज़रूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। 3 इंटू 10 की पावर 2, ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर 2। अब जो भी बच्चे ये बोलना चाहते हैं कि मैम आंसर तो गलत आया है, तो मेरे प्रिय बच्चों आंसर बिल्कुल सही है। आपको यही आंसर जिन जिन की बुक्स में रॉन्ग लिखा हुआ है वो इसको करेक्ट कर लें। आंसर विल बी 3.56 एग्जैक्ट आएगा इंटू 10 की पावर +2 है यहाँ पे, ठीक है। कर लोगे इतना। चलो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अप्रोच वही है। अभी देखो यार, तुम्हें थोड़ा बड़ा लग रहा होगा कि आप तो कह रहे थे छोटा कराएंगे, अब आप बड़ा करा रहे हो। मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखा रही हूँ, क्योंकि यार पेपर में ना कैलकुलेशन आएंगी और कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। देखो सच्ची बात, लाइट भी आ गई। चलो अभी मैम ठीक है, मतलब लाइट जाएगी तो हम सोच लेंगे कि हाँ आप सच नहीं बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे मैं डाल रही हूँ, तो तक मैं इसको रब कर देती हूँ। फिर मैंने 2-3 जगह से अच्छे से चेक किया है, तो होपफुली आप लोगों ने ट्राई तो कर ही लिया होगा। अब हम करते हैं कोशिश क्या, दूसरा प्रश्न अपना ट्राई करते हैं। ये रहा, देखो एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड NO, ठीक है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है इन अ वेसल एट 800 केल्विन, व्हाट विल बी द Kc फॉर द रिएक्शन। डायरेक्टली Kc पूछ लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, क्या है कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में ही हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। तो अभी तक हमने Kp तो पढ़ा ही नहीं है कि प्रेशर की टर्म में बनाएं, तो इसलिए आपको सिंपल Kc का मतलब भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। रिएक्शन इस बार इन्होंने आपको दे रखी है और बैलेंस करके ही दे रखी है, तो क्या आ जाएगा, रिएक्शन आपके पास आ जाएगी K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू, या फिर Kc लिख सकते हो तुम NO, ठीक है, स्क्वायर N2O2, यही दे रखा है। बस इसका फटाफट से वैल्यू रखो। अब कितना दे रखा है, 2.8 इंटू 10 की पावर -3 है ना, और स्क्वायर में दे रखा है। यहाँ पे है 3 इंटू 10 की पावर -3 और यहाँ पे है 4.2। मतलब यार यहाँ पे ना, यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट नहीं लगानी होती, ये ब्रैकेट ना कॉन्सेंट्रेशन के लिए लगाते, तो अगर मैं गलती से लगा भी दूँ तो भी समझ जाना, इंटू 10 की पावर -3, ठीक है ना, इतना ही था। बस ऐसे इसकी पावर थी और तो किसी की पावर थी ही नहीं। अब देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो जैसे 2.8 राउंड ऑफ करो, कितना आ जाएगा, 3 3 9 और पावर सबसे पहले सॉल्व करनी है तो -6 इधर आ जाएगा, -3 ऊपर आएगा तो +3, ये भी +3 है, मतलब ये भी दोनों -3 है ना। तो क्या करोगे, 3 और 3 6 हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो ये +6 बन जाएंगे, तो पावर से तो पावर कैंसिल, तो कुछ बचा ही नहीं। यहाँ पे क्या बचा, 3 इंटू में 4.2, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9, ठीक है, तो बचा सिर्फ 3 में 4.2। इसका पॉइंट हटा दो, 0 लगा दो, लगाने का मन है, नहीं तो अदरवाइज सीधा 3/4 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा, 30 में 40, मतलब 30 42। अब 42 का टेबल तो आता नहीं है, लेकिन हमें 4 का टेबल तो आता ही है, ठीक है ना। तो क्या कर लेंगे, 0 पॉइंट लगा के 1 पॉइंट उतार लो, 4 दिया, 4 7 28, अराउंड 7 पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। क्लियर है इतना।
चेक कर लो एक बार। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है, 0.622 है, तो मतलब अराउंड 7 है। तो आप इसको सॉल्व भी करने की कोशिश करोगे, आपको पता चल जाएगा। बट अगर आपको इससे भी छोटा करना है कि भाई हम तो 42 से कर ही नहीं सकते वाली चीज़ है, देखो यार कर ही नहीं सकते वाली चीज़ तो नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो इसको 4.2 को राउंड ऑफ कर लो, 4 आ जाएगा। अब कर लो, 4 का टेबल तो आपको आता ही है, तो कितना आ जाएगा, 4 7 28 29 30 और 4 5 20, 0.75 मतलब अराउंड इतना आ जाएगा। बट ऑफकोर्स ये बात है 2 है तो थोड़ा बहुत उससे कम ही आएगा, तो देख लेना कि 0.75 से जो थोड़ा बहुत कम आंसर हो, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में आपको 0.6 समथिंग करके आंसर लिखा हुआ है, तो आपको वो वाला आंसर लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। प्रेशर की टर्म में जैसे कि आपको 2 टर्म दे रखी होंगी, केपी और केसी। एक्चुअल में क्या है, इन दोनों में फ़र्क कितना है कि एक्चुअल में ये दोनों हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज ही, लेकिन क्या है ये आपको प्रेशर के टर्म्स में लेना है या वो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में। तो जब हम किसी गैस को यूज़ करते हैं ना, गैस को तो हम गैस को ना हमेशा प्रेशर के टर्म्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। जबकि हम सॉलिड लिक्विड को यूज़ करते हैं तो हम कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में करते हैं। वैसे तो जो सॉलिड होता है ना उसकी तो कॉन्सेंट्रेशन हम मानते ही नहीं है, उसको तो मतलब नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो केसी में आप कह सकते हो कि भाई अगर लिक्विड के फॉर्म में दे रखा हो, और केपी में अगर आपको किसके फॉर्म में दे रखा हो, गैसेस के फॉर्म में दे रखा हो, तो आप उसमें केपी को मतलब लेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। तो अब देखते हैं कि हम इसका रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। एकदम इजी है। मेरा डस्टर कहाँ गया, ये रहा। तो बिल्कुल यार मैं बिल्कुल कुछ कन्फ्यूज़न डेरिवेशन कुछ नहीं करवा रही हूँ, ठीक है, बस तुम्हें थोड़ा सा क्लियर करवा रही हूँ, क्योंकि ना बहुत बार इतने सारे फॉर्मूले रटने होते हैं कि भाई हम कितना याद करने वाली चीज़ भी हो जाती है। तो इसीलिए वैसे तो फॉर्मूला रटवा सकती हूँ पर ज़रूरत नहीं है। देखो जैसे कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में केसी को मैंने बोला था के इक्विलिब्रियम, तो जिसको में हम लिखते थे कि भाई प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट करके कोई भी एक हम रिएक्शन ले सकते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन मैं ले ही लेती हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए एक क्वेश्चन करने के साथ साथ ही। ओके, इसी वाली रिएक्शन का लेते हैं। जैसे था ए प्लस में बी प्लस गिव्स राइज सी प्लस में डी, इस तरीके से था, ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या था कि भाई हमें करना था सी टू दी पावर सी, डी टू दी पावर डी, ए टू दी पावर ए और बी टू दी पावर बी। लेकिन जब हमें लिक्विड दे रखा था, मतलब कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी दे रखी हो। अब हमें क्या दे रखा है, प्रेशर अगर दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना, बार एटमॉस्फेयर इस तरीके में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पी ऑफ कैपिटल सी की पावर सी, पी ऑफ कैपिटल डी की पावर स्मॉल डी, पी ऑफ कैपिटल ए की पावर स्मॉल ए एंड पी ऑफ कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी। अब तुम बोलोगे कि अब ये पी क्या है। देखो यार तुम्हें नोबल गैस इक्वेशन याद है थोड़ी सी, पी वी इज इक्वल्स टू एनआरटी हम लोग यूज़ करते थे, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको प्रेशर की टर्म्स में निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, एन बाई वी आर टी। एन बाई वी को ही आप लोग क्या बोलते हो, सी, कॉन्सेंट्रेशन आर टी, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, पी इज इक्वल्स टू सी आर टी। तो बेसिकली आपको दे तो रखा होगा सी ही, कॉन्सेंट्रेशन ही, लेकिन अगर अब आपको प्रेशर की टर्म्स में निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो उसका प्रेशर हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन जो थी उसको एज इट इज़ लिख के और बाद में हम लगा सकते हैं आर टी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा मेरे पास,